आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और दो तरीके का संयोजन होता है तो उसी का डेरिवेशन निकालेंगे। बड़ा सिंपल सा है। तो पहले सर्किट बना लेते हैं एक एक करके। तो हेडिंग डाल देते हैं पहले। फर्स्ट क्या, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें फर्स्ट जो टाइप है वो है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम इसको क्या बोलते हैं? सीरीज इन सीरीज। नॉर्मली लोग सीरीज का मतलब जानते हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे ही करके। तो एक सर्किट बनाते हैं हम लोग ऐसे ही। मान लेते हैं एक बैटरी है, बैटरी इस तरह से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। एंड देन हम लोग 2-3 प्रतिरोध इसमें ऐड कर लेते हैं समांतर में। एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। सपोज पहले वाले का प्रतिरोध R1 है, दूसरे का R2, तीसरे का R3। और ये जो वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है ये है V। तो इस वाले सर्किट की जो खासियत ये है कि इसमें जो धारा होता है, धारा देखिए प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा, हमेशा याद रखिएगा डायरेक्शन। ये क्या होता है? धारा का दिशा होता है। और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वो उल्टा होता है, इसका धारा से जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी फ्लो का इलेक्ट्रॉन वो इधर होगी। तो यहाँ जो इस सर्किट में धारा होती है पूरा हर जगह समान होती है, यानी यहाँ पर भी करंट सेम, यहाँ पर भी करंट सेम और यहाँ पर भी करंट सेम होगा, यानी I हर जगह होगा। तो यहाँ पर I सेम है बट R1 R2 R3 क्या है? बदल रहा है। और हम लोग जानते हैं ओम का जो नियम है, तो ओम का नियम है V/IR। अब यहाँ पर जो I है ये फिक्स है पूरा और R क्या है? वैरी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर V भी वैरी करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी V को वैरी कराएंगे यहाँ पर। यानी यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि पहले में V1 है, दूसरे में V2 है और तीसरे में V3 है। इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं हम लोग। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो आवेश है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है यहाँ पर, उसको उसी के फ्लो में अवरोध उत्पन्न करना। अब हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं कि जो R1 है वो बड़ा है R2 से, तो यानी यहाँ पर प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं और यहाँ पर क्या कर रहा है? ज़्यादा अवरोध उत्पन्न कर रहा है। एक ही टाइम पे इसको यहाँ पहुँचना है और यहाँ पर कम अवरोध है, फिर उसको यहाँ पहुँचना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा हो तो इस उतने ही इलेक्ट्रॉन को उतने ही समय में यहाँ पहुँचाया जा सकता है। तो इसलिए इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है। पोटेंशियल इज एनर्जी, इज एनर्जी ऑफ का फॉर्म है एक तरीके से। तो इसलिए वोल्टेज क्या होगा? यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। इसीलिए इस सीरीज में, जो सीरीज होती है श्रेणी क्रम, यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग होता है क्योंकि प्रतिरोध अलग होता है। और धारा क्या है? समान है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो धारा है एक ही तार है। अगर यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचना है हर हाल में। तो इस यहाँ से जो 10 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं पहुँचेगा तो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएगा। तो इस 10 इलेक्ट्रॉन को हर हाल में एक ही वायर से पहुँचना है, एक ही टाइम पे। तो ये कैसे होगा कि जहाँ पर ज़्यादा अवरोध है वहाँ ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो 10 को पार करा दे, जहाँ पर कम है वहाँ पर कम ऊर्जा 10 को एक साथ पार करा दे। इस तरह से वोल्टेज अलग अलग होगा। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर कर लो कि वोल्टेज अलग क्यों होता है करंट। तो अब देखो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। टोटल वोल्टेज हमने V लगाया है, लेकिन इस सब का वोल्टेज तो V ही रहेगा। तो हम लोग सिंपल सा यूज करते हैं इसी का, V = सबका समेशन कर देते हैं। V = क्या हो जाएगा? V1 + V2 + V3। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम के अनुसार जानते हैं, हम जानते हैं V1 = क्या हो जाएगा?
V1 इक्वल टू क्या था आई आर वन, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आई फिक्स है, देखो पूरे सर्किट में आई फिक्स है, कहीं पर भी देखो कि करंट सेम रहेगा। दूसरे के लिए R2, V3 क्या हो जाएगा आई आर थ्री। इसको समीकरण 1 मान लो और इन सबको 2 मान लो, दोनों को यूज कर लेते हैं। तो फ्रॉम समीकरण 1 तथा 2 से तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। आई कॉमन लेते हैं, आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। V को इधर लाते हैं तो V अपॉन आई इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है वो परिणामी प्रतिरोध है, यानी इसका तुल्य, यानी रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा तीनों को कंबाइन करने में वो क्या होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसके R मान लेंगे। तो R इक्वल टू यानी तुल्य लिख सकते हैं इसको, या परिणामी लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो इसको लिख लो आराम से, मिटाते हैं इसको, दूसरा देखते हैं। तो हम लोग एक और सर्किट बनाते हैं, दूसरा क्रम पढ़ते हैं। ये तो पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो जाएगा समांतर क्रम। समांतर क्रम पैरेलल। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग ले लेते हैं 2-3 रेजिस्टेंस और पैरेलल जोड़ देते हैं। ये जैसे एक मान लिया हमने, दूसरा ऐसे हो गया, एक ऐसे ही तीसरा, 3 काफी है। करंट फ्लो करेगा इधर से, इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इधर से। ये सर्किट बनाना सबसे पहले तो सीख लो कि सर्किट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि प्लस कौन सा करें माइनस कौन सा करें, करंट किधर फ्लो करे इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करे। तो आराम से प्लस, बड़ा क्वांटिटी में प्लस हमेशा बड़ा माना जाता है पॉजिटिव, तो उसको बड़ा से जहाँ पर सिंबल बनाएगा बड़ा उसको प्लस कर दिया करो, जो छोटा बनाएगा उसको माइनस कर दिया करो, सिंपल सा। करंट फ्लो किधर करना है, सिंपल सा ये भी याद रखो, जो करंट फ्लो होता है वो क्या, हाँ प्लस से माइनस की तरफ होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है जस्ट अपोजिट होता है। तो इससे यहाँ से नहीं समझ में आता है तो यहाँ से समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव वाला है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निगेटिव की तरफ आता है, तो इससे भी पता चल जाए कि हाँ इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होता है, और हमेशा इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट होता है करंट। और ये सब चीज़ वैसे ही पढ़ने के लिए किया गया, ऐसा नहीं कि ये रियलिटी में है। तो अगर हम लोग करंट को इधर ही मान के पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं गलत हो जाएगा, बस डायरेक्शन है। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे इसी तरह, तो इसी को ही याद रखना। तो इसको मान लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। रेजिस्टेंस क्या है R1, इसमें मान लेते हैं R2 है, इसमें R3। अब इस वाले सर्किट में देखो, हमें पिछली वाले सर्किट में मैंने कहा था कि जो करंट I फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करना है, एक ही वायर से जाना था। इस बार क्या हो रहा है कि जो वायर है 3-3 है, 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 10 इलेक्ट्रॉन एक ही तार से तो नहीं जाएंगे, अलग अलग तार से, यानी जब चार्ज ही अलग अलग जाना है तो चार्ज पर टाइम धारा, यानी अलग अलग धारा होगा। तो यहाँ इस वाले सर्किट में धारा का मान अलग अलग होगा, हर जगह पर वोल्टेज सेम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले जगह पर धारा मान लेते हैं I1, इस वाले की जगह पर I2, इस वाले जगह पर I3। मैंने क्या कहा, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो करंट जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसमें 3-3 वायर हैं, तो ये अलग अलग जाएंगे, सारे वायर से अलग अलग ही जाएंगे चार्जेस। तो अलग अलग प्रतिरोध है, अलग अलग उस तरह से जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर तुमको ये देखना है कि हाँ कौन ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ V इक्वल टू आई आर होता है, जैसे देख सकते हो R होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। रेजिस्टेंस जहाँ कम होगा वहाँ धारा ज़्यादा होगा, यानी जहाँ पर मान लो कम यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो कर जाएंगे, यहाँ पर मान लो कम रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन कम फ्लो करेंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे ही देख सकते हो यहाँ से। तो कुल मिलाकर जो धारा है वो अलग अलग होगा, बट पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, पोटेंशियल सबका सेम होगा यहाँ पर, ये चीज़ याद रखो। तो और देखते हैं, देखो V इक्वल टू आई आर में
जो v अपॉन आई होता है ये फिक्स होता है, और इस फिक्स क्वांटिटी को जब चेंज करोगे तो एक ना एक तो वैरी करेगा ही। ये सब चीज़ें देख लेना, खुद से ही करो तो ज़्यादा अच्छा लगे। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे, सिंपल सा, यहाँ पर v है, धारा वो आई बह रही है, तो इस बार हम लोग वोल्टेज से लेकर नहीं चलाएंगे, क्योंकि वोल्टेज तो यहाँ पर भी v होगा, यहाँ पर भी v और यहाँ पर भी v, सेम ही वोल्टेज रहेगा। अब क्या करें हम लोग, इस चीज़ को वैरी कराते हैं करंट में। तो करंट क्या है, आई स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। सिंपल सा, इसी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। या 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 3 जा रहा है, तो यहाँ 4 जाएगा, 3 3 6 4, 10 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से गए तो सारे मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन ही आ जाएंगे, तभी चार्ज कंजर्व रहेगा। कुल मिला के धारा का जो सम होगा वो क्या होगा, इस वाले धारा के इक्वल ही होगा। चलो, तो ये तो हमने क्वेश्चन 1 मान लिया, ठीक है। फिर वही सिंपल सा, v इक्वल टू आई आर जानते हैं, आई की वैल्यू सब जगह से निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले के लिए I1 इक्वल टू v अपॉन R1, I2 इक्वल टू v अपॉन R2, I3 इक्वल टू v अपॉन I3। इसको रख देते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, I इक्वल टू v अपॉन R1 प्लस v अपॉन R2 प्लस v अपॉन R3 इक्वल टू v कॉमन लेते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो v इधर लेकर आते हैं, तो I अपॉन v हो जाएगा, एंड देन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये होगा। इस वाले को मान लेते हैं रिजल्टेंट प्रतिरोध है, तो रिजल्टेंट प्रतिरोध तो आई अपॉन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर, तो ये हो जाएगा तुल्य, यानी परिणामी रिजल्ट क्या है इन सारे कॉम्बिनेशन का, तो क्या होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखा कि किसमें क्या वैरी करेगा, क्यों करेगा, ये सब तो बहुत ही आराम से डेरिवेशन 2 लाइन में हो जाएगा। अच्छा, इसी के लिए देखो, ये तो 3 हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहीं से हम लिख सकते हैं इसी प्रकार n प्रतिरोधों के लिए हम लोग लिख सकते हैं R 1 अपॉन R तुल्य इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन RN, मतलब जितने 10 20 100 50 जितना लगाना है, इसका रिजल्टेंट ही हो जाए। मुझे लगता है सब कुछ समझ में आएगा। अगर इसमें से कोई भी डाउट हो कहीं पर कि क्या क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पर ये बदल रहा है, क्यों ये सेम पोटेंशियल क्यों सेम है, यहाँ पर कोई भी ऐसा डाउट है, कुछ भी दिमाग में आए, तो जस्ट कमेंट में लिखो कि हाँ ये डाउट है, मैं सारा क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कभी। ठीक है, चलते हैं।